नमस्कार दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 का वह दिन जिस दिन जालियांवाला नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार की गूंज वहां से 12 मील दूर स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पास पहुंचती है और वह लड़का वहां से 12 मील अर्थात 19 किलोमीटर का सफर तय करके उस जगह पे पहुंचता है और विरोध प्रदर्शन में भाग लेता है। 3 मार्च 1931 को अपने भाई को लिखे एक पत्र में वह कहते हैं, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे शहीद आजम भगत सिंह की, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी दादी को यह बात मालूम चला कि अजीत सिंह जेल से रिहा होकर भारत आ रहे हैं। कृष्ण सिंह, सरदार कृष्ण सिंह नेपाल से लाहौर पहुंच चुके हैं और स्वर्ण सिंह भी जेल से छूटकर भारत आ रहे हैं। जब उनकी दादी को यह मालूम चला कि इधर उनके पौत्र का जन्म हुआ है और उधर उनके तीनों पुत्र सकुशल घर वापसी कर रहे हैं, उनको इस खुशी ने कहीं ना कहीं भगत सिंह की नाम जो थी, इस खुशी से भगत सिंह का नाम भागो वाला रखा। भगत सिंह जी को क्रांति बगावत विरासत में मिली थी, जो समय के साथ नए आकार के साथ और मजबूत होती चली गई। भगत सिंह जब छोटे थे तो 2 छोटे छोटे गुट बना दिया करते थे और उसके बीच एक गुट दूसरे गुट पे हमला किया करता था। क्रांति की विचारधारा इनके मन में इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी, अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत इनमें थी कि आप इसी से समझ ले सकते हैं कि बहुत ही छोटे उम्र में जब एक व्यक्ति गुजरता है तो वह पाता है कि एक बच्चा जो है वो तिनका जमीन के अंदर गाड़ रहा है। जब वह उनसे पूछते हैं कि आप यह क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब होता है कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, ताकि यह जब बहुत सारे बंदूक हमारे पास हो जाएंगे तो इससे हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। भगत सिंह जब आगे चल के बड़े हुए तो नेशनल कॉलेज में पढ़े। ये उर्दू भाषा में, पंजाबी भाषा में, हिंदी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में इनकी पकड़ निसंदेह बेहतर थी, काफ़ी निपुण थे। जब इनकी दादी विवाह की बात इनसे करती हैं तो ये घर छोड़कर चले जाते हैं। चूँकि कॉलेज के दिन, बचपन के दिनों में ही क्रांतिकारी भावना जैसे करतार सिंह सराबा को फांसी, 1857 की क्रांति, कूका आंदोलन और देशभक्ति से संबंधित कई साहित्यों का यह अध्ययन कर चुके थे। जब दादी के विवाह की बात को अस्वीकार करने के बाद यह घर छोड़कर जाते हैं तो ये कानपुर पहुंचते हैं और वहां पर प्रताप के प्रकाशन से जुड़ते हैं और कई सारे लेख ये लिखते हैं। आगे चल के ये गणेश शंकर के जी के लाडले भी हो जाते हैं और वो क्रांतिकारी से संबंधित कई सारी बातें अपने लेख में लिखते हैं। वो देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, काले गोरों के बीच का भेद अंतर खत्म करने के लिए, ऊंच नीच का भेद खत्म करने के लिए, जात पात का भेद खत्म करने के लिए वीरांगनाओं के बारे में लिखते हैं और इस तरह से कई सारे लेख लिख के भारत की आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको यथार्थ करने के लिए प्रयास करते हैं। आगे चलकर हम पाते हैं कि चौरा चौरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे जो इससे सहमत नहीं रखते थे, उन्होंने क्रांति का रास्ता अख्तियार कर लिया। वह दौर था जब कई घटनाएं देश में हुई, जैसे काकोरी षड्यंत्र जैसी घटनाएं हुई। आगे चल के अन्य कई सारी गतिविधियां भी हुई जो क्रांतिकारी लोगों को उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए ठीक लगा, उन्होंने वो किया। हम पाते हैं कि 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है तो भारत आगमन के दौरान, जिसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है, चूँकि उसमें कोई भारतीय नहीं थे तो उसके लिए विरोध हुआ। उस विरोध के बाद विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को चोट लग जाती है, जिसके 18 दिन के संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।
उसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह स्कॉट को मारने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। अंततः सॉन्डर्स को गोली मारी जाती है, पहचान की वजह से स्कॉट बच जाता है। आगे चल के पुनः हम देखते हैं तो उनके योगदान जो 1928 में जो HRA थे, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसका 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में उसे HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के नाम से पुनः स्थापन किया जाता है और उससे वो जुड़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बातें ये हुई, आगे चल के देखते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे जब बहस चल रही थी तो बिना केमिकल सिर्फ आवाज के लिए प्रतीकात्मक रूप से ये बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद ये अपनी गिरफ्तारी भी देते हैं और आगे चल के पकड़े जाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि जो लेख सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद दीवारों पे चिपकाए गए थे उसकी हैंडराइटिंग कुलदीप नैयर साहब ये लिखे हैं, और जो पब्लिक सेफ्टी बिल के बाद इन्होंने जो लेख बांटे और उसमें उन्होंने अपनी बात कही उसकी हैंडराइटिंग सेम थी। इससे ये पकड़ में आ गए। HRA वहाँ पे लिखा रहता था। सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद जो पर्चे साटे गए थे और फिर ये पकड़े गए और आगे चल के हम पाते हैं कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी की सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है कि चूंकि भगत सिंह को फांसी सुबह 6 बजे मुकर्रर किया गया था। दोस्तों, भगत सिंह और उनकी जेल की जो यात्रा रही और उसके बाद उनको फांसी दी गई, जो शहादत उन्होंने दिया उसकी हम बात करेंगे। जेल में रहने के दौरान भी उन्होंने कई सारे मुद्दे के उठाए और उन्होंने भूख हड़ताल तक किया। आगे चल के हम पाते हैं कि उनकी कई सारी मांग अंततः अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। इसी को लेके जतिन दास ने भूख हड़ताल की और उनकी वह शहादत जो अंततः एक लंबे भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जो हमेशा देश याद रखेगा उनके द्वारा दी गई इस कुर्बानी को। 23 मार्च 1931 का वह दिन जब भगत सिंह को फांसी देने की बात होती है। अंततः यह दिन डिसाइड होता है, चूँकि फांसी सुबह 6 बजे देनी थी और बाद में यह प्रोग्राम चेंज किया गया और शाम 7 बजे ही फांसी देने का निर्णय लिया गया। कुछ ख्वाहिशें उनकी अधूरी रह गई और एक मुस्लिम सफाई कर्मचारी जो उस जेल में काम करता था, उनकी यह इच्छा थी कि फांसी से पहले उन्होंने उन्हें कहा था उसे कि आप खाना लेते आइएगा अपने घर से, मरने से पहले अंतिम जो भोजन होगा हम आपके घर का करेंगे। और जो बुक वह पढ़ रहे थे उसकी कुछ चैप्टर्स लास्ट में छूटे रह गए, क्योंकि वह पढ़ने के बहुत शौकीन थे और सैकड़ों किताबें वो पढ़ चुके थे अपनी जेल में रहने के दौरान। 3 लोग जिन्हें फांसी देनी थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, वो दिन आज भी हिंदुस्तान याद करता है, हर साल याद करता है और करनी भी चाहिए। शाम का वह समय था, शाम के 7 बजे थे और जब उन्हें बुलाया गया, सबसे पहले उनका वजन चेक किया गया, उसके बाद उन्हें नहलाया गया, फिर काले कपड़े पहनाए गए और उसके बाद वह कुकृत्य अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया गया। फांसी देने के लिए सबसे पहले सुखदेव ने हामी भरी, उन्हें फंदे से लटकाया गया, नीचे की बेंच खींची गई। कुछ पल के बाद ही उनका प्राण जो था वो शरीर को छोड़ चुका था, वो मृत्यु को वरण हो चुके थे। फिर तीनों लोगों को फांसी दी गई। फांसी देने के बाद अंग्रेजी सरकार की योजना मुताबिक इन्हें सर्वप्रथम रावी नदी के तट पे इनको जलाना था, इनका शवदाह करना था। चूँकि रावी नदी में पर्याप्त रूप से पानी नहीं था तो यह जगह रावी के जगह पे आगे चल के सतलज रिवर में, सतलज नदी में इनकी शवदाह की क्रियाएं शुरू होती हैं। जेल के आगे पूरी भीड़ जमा रहती है तो उस जेल की पीछे की दीवारों को तोड़ा गया था और फिर वो गाड़ी लाई गई थी और उसमें एक सामान की तरह इन तीनों वीर सपूतों के शवों को रखा गया था और सतलज नदी के तट पे ले जाया गया था। जब इनका शव अंशतः जला था तब तक लोगों में यह बातें तेजी से पता चल जाती है और सारी भीड़ वहाँ पे जुट जाती है। अंग्रेजी सरकारें
जो उस समय के जो वहाँ पे जो अधिकारी थे वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तब तक इनके गांव से इनके पिता वगैरह भी लौट आते हैं और फिर वो जुलूस निकाली जाती है इन वीर सपूतों के याद में, सम्मान में। और इस तरीके से वह क्रांतिकारी इनकलाब जिंदा रहे और मरने से पहले कभी वो दिन आएगा जब आज़ाद हम होंगे, अपनी जमी होगा, अपना आसमां होगा। और यह तीनों लोग अंततः हमेशा के लिए सो गए। अब कई सारे प्रश्न जो है भगत सिंह जी की मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद आज भी हिंदुस्तान खोजता है। प्रथम प्रश्न कि गांधी जी ने आखिर क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को। इसको लेके भी कई सारी विवादें रही है। जो इतिहास में एक बड़ा तबका है जो यह कहता है कि गांधी जी ने एक ठोस पहल नहीं की और उसके लिए आदरणीय बापू को हिंदुस्तान आज भी शक के दृष्टिकोण से देखता है। इसको लेके अलग अलग विचारें आज भी हिंदुस्तान में हैं। नेहरू जी जब उसी साल कुछ दिन के बाद ही जब कराची अधिवेशन हुए थे, सारे जगह गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि नेहरू जी भगत सिंह के इस क्रांतिकारी विचार से काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन वहाँ पे जब उस कांग्रेस अधिवेशन के बाहर भी भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे जैसे नारे लगाए जा रहे थे और गांधी जी बैकफुट पे आ गए थे, आलोचनाओं के शिकार हो रहे थे, उन्होंने इस बात को पब्लिकली स्वीकारा भी है। तब जाके उस अधिवेशन में नेहरू जी ने गांधी जी का पक्ष लिया और फिर गांधी जी की सार्थकता और भगत सिंह की इस कुर्बानी के बीच एक सामंजस्य बिठाने का कार्य किया। आगे यह प्रश्न भी उठता है कि भगत सिंह नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे लोगों के बारे में क्या सोचते थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भगत सिंह बताते हैं एक भोला भाला बंगाली जो देश से प्यार करता है और जो भावुकता बस ज़्यादा सोचता है, और वहीं नेहरू को वो ज़्यादा तार्किक मानते थे, चूँकि दोस्त और देशभक्त दोनों को मानते थे। अगला प्रश्न यह जो सबसे ज़्यादा आज भी चर्चा का विषय रहता है कि क्या भगत सिंह जी ईश्वर में विश्वास रखते थे। ईश्वर में वो विश्वास नहीं रखते थे और उसको लेके अपने लेख में, अपनी बातों में उन्होंने कई बार इसका विस्तृत ब्यौरा दिया है। शुरुआती दौर में वो पूर्णतः आस्तिक थे। आगे चल के जब क्रांतिकारी आंदोलन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद धीरे धीरे वो नास्तिक हो जाते हैं और फांसी के दिन भी एक सिख ऑफिसर जब उनको बोलते हैं कि बाह्य गुरु को याद कीजिए, तो वो याद करने से मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि जो अब तक मैंने याद नहीं किया, अगर आज मैं याद करूँगा तो ऊपर वाला मानेगा कि मैं डर गया हूँ और मैं इसीलिए याद कर रहा हूँ। एक अन्य प्रश्न भी इसके अलावा हम पाते हैं कि क्रांति की विचारधारा उनके मन में क्या थी। एक अन्य बात जब आती है कि भगत सिंह के लिए क्रांति क्या थी, तो भगत सिंह के नज़र में क्रांति का तात्पर्य अन्याय से आधारित जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का परिवर्तन करना, उस व्यवस्था के जगह पे एक नई व्यवस्था स्थापित करना है, जहाँ पे एकरूपता का भाव होगा, ऊंच नीच का अंत होगा, अमीर गरीब की खाई मिटेगी। यह बात उन्होंने क्रांति के तौर पे समझाया है। इस तरह से कई सारे ऐसे पन्ने हैं जब उद्धृत करते हैं तो भगत सिंह की इस योगदान के बारे में मालूम चलता है और कुछ मिनटों में उनकी इस बड़े से बड़े महान कार्यों को समेटना बहुत जटिल है। हमने ये एक सार्थक और भगीरथ प्रयास किया। धन्यवाद।